अगले इलेक्शन तक कम से कम खान साहब को बाहर किया जाए। हाई कोर्ट में जाएगा, वहां से सर्टिफाइड हो जाएगा सारा, तो वो तो वापस आ जाएगा, उसमें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। आप जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर अदालत में जाएंगे तो वो रिवर्ट कर देंगे जैसे इससे पहले के फैसले रिवर्ट हुए। हाँ, ये रेफरेंस तो मुझे जाएगा ही नहीं, इसको मौका, इस नौबत ही नहीं आएगी रेफरेंस करने की। 1 अरब 33 करोड़ रुपए पीटीआई ने जमा करवाए थे, जो उसके सारी चीजें जमा कराई थी। 31 करोड़ का डिफरेंस है गालिबन, अगर मैं सही हूं तो। ये तो एक कागज का टुकड़ा है, एक रिपोर्ट है, इसको ऑर्डर भी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन उसकी रिबटल में आपने हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है सबने आके उनको कह दिया, इनकार कर दिया उन्होंने, और इन्होंने उनको मुल्क दुश्मन बना दिया है। वो पैसा जो मुल्क में गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो फॉरेन फंडिंग कहलाएगा। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालना, आपको नहीं लगता सर ये इंतहाई कोई बचकाना फेल किया गया है? हुकूमत ने ये जो ईसीएल पे नाम डाला या रेफरेंस की बात कर रहे हैं, पार्टी पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, पीटीआई पे, तो ये इस बात की गमाजी करती है कि जनाब हुकूमत बहुत बौखलाई हुई है, फ्लॉड और कमजोर फैसला है। इसमें जब भी किसी फैसले में झोल होता है तो उसकी वजह से जो आपका सही पॉइंट होता है वो भी खत्म हो जाता है। वो भी खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग के हवाले से मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की कॉल पर आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक बार फिर से मुस्ताफ़ी होने और फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया गया। एहतजाज से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आड़े हाथों लेते हुए तनकीद का निशाना भी बनाया। कहा कि कौम को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया है। इमरान खान ने अवाम से खिताब में बयान हल्फी और सर्टिफिकेट का फर्क एक आसान सी मिसाल में समझा दिया। पहले आप वो मिसाल सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब, दूसरी जानिब हुकूमत इमरान खान को अगले इलेक्शन से बाहर रखने की तैयारी कर रही है। आज वफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के साथ साथ उनकी नाअहली के लिए रेफरेंस भेजने की भी मंजूरी दे दी है, और ये रेफरेंस आशूरा के बाद काबीना इजलास में डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए पेश किया जाएगा। जबकि पीडीएम की जानिब से इमरान खान की नाअहली के लिए एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाया गया है। और जनाब, ममनुआ फंडिंग की मजीद तहकीकात FIA के सुपुर्द कर दी गई हैं, जिसके लिए दीगर इदारे भी अपनी मावनत फराहम कर रहे हैं। अब हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में जा रही है, और तहरीक इंसाफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर आ चुकी है। इस सारी सूरत हाल में आगे क्या होगा जनाब, पाकिस्तानी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से कब और कैसे निकलेगा, ये आज हमारा मौजू है, और इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब, हमारे मौजूद मेहमान, हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जनाब अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, अगर आप इजाज़त दें, अजहर सिद्दीक साहब से मैं एक दो सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि रेलिवेंट शख्सियत हैं आज के हवाले से। अजहर साहब, ये बताइएगा, आइन का आर्टिकल है 17, उसकी सेक्शन है 2, उसके तहत ये रेफरेंस तैयार किया गया है, और ये नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, और गालिबन इसकी जो मुद्दत होती है वो मेरे मुताबिक, यानी जो इतला है, वो 15 दिन की होती है। 15 दिन में ये रेफरेंस तैयार किया जाएगा। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, अभी तो शो कॉज नोटिस जारी किया गया ना, इसके तहत ये रेफरेंस तैयार किया जाएगा और अदालत में भेजा जाएगा, क्या आगे के मामला होंगे? बहुत शुक्रिया सलमान, आप अंदाजा लगाओ कि इलेक्शन कमीशन ने अभी फैसला करना था, और अगले दिन यानी अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तक मेरा ख्याल है 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो रिकॉर्ड कायम हो चुका होगा जो मैंने गिनी है अंदाजन। और कमाल की बात यह है कि आर्टिकल 17 के तहत इंडिपेंडेंट काम करना है, और मैंने जिस दिन फैसला आना था एक दिन पहले मुझसे मुख्तलिफ चैनल्स पे बात पूछी, तो मैंने कहा क्या, मैंने उन्हें अपनी वजाहत के साथ बताया। नाराज नहीं हो सर, मैं आपसे आपकी बात कंटिन्यू करवाऊंगा सर। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान के रहनुमा हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, ये भेजा जाएगा, ये आशूरा के बाद भेज दिया जाएगा आइन के आर्टिकल 17 की जो सबशक होती है 2 के तहत, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैंड करने, और ये इतला भी है कि खान साहब के हवाले से आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि ऐसी इतला है, तैयार की जा रही है मामला, कि अगले इलेक्शन तक कम से कम खान साहब को बाहर किया जाए। क्या कहेंगे सर? ना जी, ये तो ख्वाहिशें हैं ना, इसको तो कोई इसकी कानूनी तौर के ऊपर
तो इसका कोई बड़ा जो है वो इम्पैक्ट नहीं है। लीगली तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो ज़ाहिर अभी जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ से सेटिसाइड हो जाएगा सारा, तो वो तो वापस आ जाएगा, उसमें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। असल में तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो काम कर रहा है एज अ लॉन्ग आर्म ऑफ पीडीएम, और वो बना रहा है कि किस तरीके से हुकूमत को, जिसको पंजाब के इलेक्शंस के बाद नैरेटिव में, बयानिए में बहुत मार पड़ी, वो चाह रहे हैं कि उनको कुछ जो है वो मवाद मिल जाए। तो आप देखे होंगे आपने कि वो परसों उन्होंने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कल 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आज भी सारा दिन जो है वो लगे मुद्दा एक ही था। तो बेसिकली तो ये एक जस्ट ये है कि 3-4 दिन इन्होंने अपना वो चलाना था, वो चला लिया है। अब ये आपके पास अजहर सदीक साहब बैठे हैं, ये आपको बता देंगे इसके इसमें मेरिट्स के ऊपर तो इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो इमरान खान को आप कैसे बाहर कर सकते हैं, यानी 155 सीटों वाला जो जिसके पास 155 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, उसको जिसके पास 84 सीटें हैं वो सर करना चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है सर, इलेक्टेड वजीर आजम को भी बाहर किया गया, उससे पहले भुट्टो साहब का मामला भी सामने है, हर चीज सामने है सर। ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख बयान करती है, लेकिन क्या ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट होगी? सवाल तो ये बनता है सर कि वही नैरेटिव, वही चीजें बार बार रिपीट होगी। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये तो बड़ी आपने अजीब भी बात की है, यानी आपने नवाज शरीफ को के केस को मिला दिया है इमरान खान के साथ। नवाज शरीफ का जो केस था वो तो बहुत ज्यादा जो था वो एक सीधा सीधा क्रिमिनल केस था, और वो केस जिसके ऊपर वो बाहर हुए हैं वो पाकिस्तान में नहीं हुआ था, एक इंटरनेशनल स्कैंडल था पैनामा का, जिसमें एक सिद्दीक नाम की अखबार जो थी, जिसमें ये स्कैम आया, और उसमें जो है ये सारी चीजें आई। नवाज शरीफ की जायदाद पता चली, 3.5 साल वो ट्रायल चला, उसके बाद 1.5 साल वो नीचे जो है वो केस चला, 5 साल लगे उस केस को जो है वो अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ। अभी वो बाहर चलेगा ना, तो बीमार होगा वो। इमरान खान के इस वाले मामले में तो कुछ है ही नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता मामला, और ये तो बिल्कुल ऐसे बच्चों वाली बात। और सर आपका ख्याल है कि रेफरेंस जाएगा तो इस पर कोई इतनी खास कार्रवाई नहीं हो सकेगी, और आप जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर अदालत में जाएंगे तो वो रिवर्ट कर देंगे जैसे इससे पहले के फैसले रिवर्ट हुए? हाँ, ये रेफरेंस उम्मीद है मुझे जाएगा ही नहीं, इसको इस नौबत ही नहीं आएगी रेफरेंस जाने की। अच्छा, नौबत ही नहीं आएगी? चलें सर, अगर आप इजाजत दें तो सर मैं अजहर सिद्दीक साहब से भी पूछना चाहूंगा। अजहर सिद्दीक साहब, नौबत ही नहीं आएगी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं रेफरेंस भेजने की, लेकिन आज उन्होंने तैयारी तो मुकम्मल कर ली गई है, आप भी इत्तेफाक करेंगे फवाद चौधरी साहब से? बिल्कुल जी, मैं जरा 2 हाथ आगे जाऊंगा। जरा फवाद ने थोड़ा सा लिहाज रख लिया है, मैं जरा उससे 2 हाथ आगे जाऊंगा। देखिए, बात याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार और एक आजाद इदारा है। कोई एक अमल ऐसा बता दें जो आजाद और खुद मुख्तारी का उन्होंने एलिमेंट दिखाया हो। पीडीएम गई तो भाई ये बेसिकली रेफरेंस दायर किया अकबर एस बाबर ने, ये पीडीएम का क्या ताल्लुक आ गया इसमें? और पीडीएम ने आकर जो बातें कही उनको रिबट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो एडमिशन है, जजमेंट है इफ्तिखार चौधरी की, और खास तौर पर बहुत बेनजीर की। जो आपने बाहर कह दिया है वो सारा जो आप मीडिया पे आ गया, नहीं मानेंगे तो सारा कुछ सच आ जाएगा। और मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि वो जो ये तो एक कागज का टुकड़ा, एक रिपोर्ट है, इसको ऑर्डर भी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन उसकी रिबटल में आपने हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है सबने आके उनको कह दिया, इनकार कर दिया उन्होंने, और इन्होंने उनको मुल्क दुश्मन बना दिया है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, उन्होंने उनको मुल्क दुश्मन बना दिया है। यानी पहले उनसे वोटर हक छीना, सबसे पहले उनसे उसका वोटर हक छीना, और उसके बाद अभी क्या किया उन्होंने उनसे बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर रहो, तुम कुछ ना करो, और उनको बाहर बिठा दिया। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार होता तो आर्टिकल 10 ने कहा गया, उनको बुला लेता कि बताएं भी आप पाकिस्तानी हैं या नहीं है, क्या फर्क पड़ता था? आपने इतना कुछ लिख दिया, आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस बनता है। अबराज ग्रुप की अगर चीजें निकाल दी जाए ना अजहर साहब, अबराज ग्रुप की, तो सर ये जो चीजें निकल कर आई हैं वो ज्यादा कितनी है? 1 लाख 2 लाख रुपए पाकिस्तानी, मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, 2 लाख हैं, 2.5 लाख हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है सर। 1 अरब 33 करोड़ रुपए पीटीआई ने जमा करवाए थे, जो उसके सारी चीजें जमा कराई थी। 31 करोड़ का डिफरेंस है गालिबन, अगर मैं सही हूं तो। अच्छा, मैं जो बात आपको कह रहा हूं, बड़ी जबरदस्त आपने कह दी ना कि अरबों रुपए पैसा लिया, और इतनी बड़ी सियासी जमात
ये फर्ज करे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपया लेके अपनी साख को मुतासर करेगी? देखिए, आप ये बताएं कि आर्टिकल 6 के तहत पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत सिर्फ ये था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म वगैरह से पैसे नहीं लेने आपने। अच्छा, वहां से आगे वो क्या कोई मोसाद है, कोई CIA है, कोई MI5 MI6 है, या NDS से पैसे लिए हैं, या बैरून मुल्कों से पैसा लेकर यहाँ पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट टॉपल कर दी है? मैं आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन दे देता हूँ, ये पैसा वो पैसा जो मुल्क में गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो फॉरेन फंडिंग कहलाएगा और उसके जरिए पार्टी तहलील हो सकेगी। मेरी बात सुन लें आप, बड़ी वजाहत के साथ बात बता रहा हूं आपको, ये रेफरेंस बनता ही नहीं है तहलील का। ये तो मजाही है। तो अभी तो पहले इलेक्शन कमीशन को जस्टिफाई करना है आपने। अभी तो उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है ना। फिर मैंने एक और बात कही थी, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कहां से आ गया भाई? आर्टिकल 6 के तहत आपके पास कंप्लेंट आई है, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी, आप कह रहे हैं उसमें FIA भी इंक्वायरी, और कमाल की बात है आर्टिकल 17 के तहत भी भेज रहे हैं। किस कानून के तहत भिजवा रहे हो? यही है केस का सबूत है जो मिसकंडक्ट में लेके जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से तो एक चीज आई है, अब उस चीज में भी अगर रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे तो फिर किस तरह से उनको काउंटर करेंगे? सर अगर आप इजाजत दें, आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आमिर ज़िया साहब उस्तादों में से एक है हमारे। आमिर ज़िया साहब, ये क्या आप देखते हैं सर, ये जो रेफरेंस अब भेजने की तैयारी की जा रही है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नाम डालने के, और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नाम डालना, आपको नहीं लगता सर ये इंतहाई कोई बचकाना फेल किया गया है? तो खान साहब तो लाहौर और कराची बहुत कम जाते हैं, और बैरून मुल्क कहाँ जाएंगे? वो तो ज़्यादातर बनी गाला में ही होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते। तो सर क्या कहेंगे, ये किस तरह का मूव कर रही है इस वक्त हुकूमत? सलमान साहब, ये जो कानूनी पहलू तो बड़े अच्छी तरह जो है अजहर साहब ने बयान कर दिया, जो फवाद चौधरी साहब आए थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बयान किया। मैं सियासी पहलू पे जरा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि हुकूमत ने ये जो ECL पे नाम डाला या रेफरेंस की बात कर रहे हैं, पार्टी पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, PTI पे, तो ये इस बात की गमाजी करती है कि जनाब हुकूमत बहुत बौखलाई हुई है, बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। और वो यूं दबाव का शिकार है, आप देखें कि रद्द-ए-अमल की सियासत का आगाज उस वक्त से होता है जब उनके हाथों से पंजाब निकलता है। पंजाब का निकलना नून लीग के लिए इतना बड़ा धचका है कि उसने इनको हिला दिया है। ये पंजाब को अपना गढ़ समझते थे, ये समझते थे कि जी हमारी जो है राजवाड़ा है पंजाब, हम जिस तरह जो चाहें करें। जब से उनके हाथ से निकला है तो उन्होंने रद्द-ए-अमल के तौर पर किया, और वो हदफ बना रहे हैं इमरान खान को, और वो समझते हैं कि अगर वो दबाव बढ़ाएंगे तो गालिबन इससे उनको फायदा होगा। वो ये नहीं समझ रहे कि इमरान खान पे जितने ज्यादा आप वार करें, उनकी हुकूमत गई तो हमने देखा इमरान खान फौरी तौर पर एक मकबूल सियासतदान के तौर पे उभरे। हमने देखा कि जैसे ही इमरान खान के ऊपर मतलब है कि इल्जामात की बौछार हुई तो उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके पैरोकार हैं, वोटर्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा होने लगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि इमरान खान जो है वो मिस्टर क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं। और जब उनका मुआवजा करते हैं शरीफ खानदान से और जरदारी खानदान से, तो उन्हें बहुत बड़ा एक फर्क नजर आता है कि जनाब इस शख्स ने अपनी सियासत को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। देखिए जो टोटल रकम बनती है, अगर मैं गलत कहूं तो अजहर साहब ठीक कर दें, कि उर्दू में यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 अरब रुपए के करीब है जो इल्जाम है। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसे बाहर ले जाने के इल्जाम शहबाज शरीफ साहब पर है जो आपके वजीर आजम है कि नहीं है? अच्छा, उस 1.5 अरब के अंदर $50 के, $100 के आपको ऐसे बेशुमार पाकिस्तानी मिलेंगे कि जिन्होंने मतलब है इनको वो दिया, अतिया दिया है। अच्छा, पाकिस्तान में पॉपुलर फंड रेजिंग जो है PTI ने पहली मरतबा उसका नुक्ता आगाज किया, इससे पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि सारी जागीरदारों की पार्टियां होती थी, लोग पैसे लूट का पैसा आ गया, किसी बड़े आदमी ने दे दिया। यहाँ पर इमरान खान ने क्योंकि फंड रेजिंग का तजुर्बा है तो उन्होंने सियासत में भी, और होता है बैनुल अक़वामी तौर पर, अमेरिका में आप देखें कि फंड रेजिंग होती है, तो उन्होंने फंड रेजिंग की। जो हमारे बैरून मुल्क के पाकिस्तानी है वो उसमें उनका एक कलीदी किरदार है, जिनको आप कह रहे हैं कि जी फॉरेन नेशनल्स हैं। दूसरा, उसके अंदर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड जैसी कंपनियों को आपने कहा जी कंपनी ने फर्ज करें कि अगर सलमान साहब ने डोनेशन देना हो तो वो वीजा कार्ड के जरिए ट्रांसफर कर देंगे तो कंपनी नहीं हो जाती है, तो ये भी उसमें झोल है। तो उसमें इतने ज्यादा आपको झोल। फिर सबसे बड़ी बात ये कि फॉरेन फंडिंग वो होती है कि किसी दुश्मन मुल्क से लेकर आप अपने मुल्क के खिलाफ रेशा दवानियां करें, साजिश करें। अब पाकिस्तान आर्मी जो इल्जाम लगाती थी, आप याद करें, मुझे वो आसिफ गफूर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, इसमें उन्होंने कहा जी PTM के जो रहनुमा हैं ये फला फला जगह से इनको NDS से पैसे मिलते हैं, इनको रॉ से मिलते हैं। आज आपने उन्हीं के एक मतलब है शख्स को
डावर साहब को आपने फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन बना दिया। तो मतलब है वहां तो वाकई फॉरेन फंडिंग थी जिसका हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इल्जाम लगाया। यहाँ पर कोई इस तरह की ना फॉरेन फंडिंग है बैरून मुल्क के जो पाकिस्तान। एक इल्जाम ये भी है, वो कह रहे हैं चैरिटी के लिए फंडिंग दी गई थी। ये मैं अजहर सिद्दीकी साहब से भी पूछूंगा, लेकिन पहले आप सर जवाब दें सर कि ये चैरिटी के लिए दी गया था और चैरिटी को बताया कि उन्होंने पार्टी के लिए कर लिया, सियासत में लेकर आ गए, ये एक इल्जाम भी उन पर लगाया गया। हम आने पाई के हिसाब नहीं कर सकते, जाहिर है कि हमारा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो पूरा ओवरऑल फैसले को जब आप देखते हैं कुलियतन एक उसमें, तो आप देखते हैं कि फ्लॉड और कमजोर फैसला है। इसमें जब भी किसी फैसले में झोल होता है तो उसकी वजह से जो आपका सही पॉइंट होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी अक्लमंदी में, अपनी भोलपन में, या पता नहीं चालाकी में क्या कहें, उनमें उन्होंने एक फ्लॉड डिसीजन लिखा और उसमें अगर फर्ज करें कहीं पर भूल चूक से कोई कमजोरी हो गई हो, मुझे नहीं पता, तो उसमें भी लेकिन तहलील नहीं हो सकती। आप वो फंड जो है, जो क्वेश्चनेबल अमाउंट है, वो आप जब्त कर लें, वो हुकूमत वक्त ले सकती है। लेकिन आप अच्छा, फिर एक और बात है कि इसका सियासी पहलू है। इमरान खान सलमान सोचने की बात है, वाहिद पाकिस्तान के सियासतदान है जो इस वक्त वफाक की अलामत है। ये एजाज कभी पीपल्स पार्टी के पास हुआ करता था, आज वो इमरान खान और पीटीआई के पास है। इनके पैरोकारों में कराची जैसे शहर में उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोच भी है, पठान भी है, सिंधी भी है। और कराची खैबर इस जमात जिसमें वो है चढ़े हैं, मकबूलियत है, पढ़े लिखे लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसका मुआवजा करें बाकी जमातें, कोई सेंट्रल पंजाब की जमात है, कोई देही सिंध की जमात है, कोई कराची की जमात है, कोई पिशावर की जमात है। तो आप वफाक की अलामत को इतना खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं कि जिससे मुल्क में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, महादाराई बढ़ेगी। ऐसे वक्त में जब इमरान खान ने कहा कि जी, मतलब इमरान खान के, हम लोगों ने भी बोल न्यूज में लास्ट वीक स्टोरी की थी कि वो कहते हैं तहरीक फौरन नहीं चलाएंगे, हम तवज्जो देंगे पंजाब में एहसास प्रोग्राम के ऊपर, हम तवज्जो देंगे हेल्थ कार्ड के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मिलाकर गवर्नेंस को अच्छा करेंगे। तो उनका तो कोई इरादा भी नहीं था। तो इन्होंने एक जलती पे तेल का वो जो है छिड़का है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हुकूमत के हाथ से पंजाब निकल गया है, बौखलाई भी है, परेशान है, हिले में है ये लोग। और ये समझते हैं कि अगर इस तरह के वो इक़दाम करेंगे तो इमरान खान की सियासत को दबा देंगे। ऐसा नहीं होगा। मज़ाहिमत की सियासत बढ़ती है, मकबूलियत बढ़ती है, जेलें, पाबंदियां सियासतदानों को मजबूत करती है, मशहूर करती हैं, और अवाम की हमदर्दियां उनके साथ होती हैं। आप ये बात लिख लें, हमें भी 30 बरस हो गए जर्नलिज्म करते हुए, लिख लें कि इमरान खान इस वक्त मिस्टर क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है। ये लोग कितना ही कुछ कर लें, ये उनको करप्ट साबित नहीं कर सकते। इनके पास तोशा खाना का केस था, खत्म हो गया, कोई केस ही नहीं है वो। उसके बाद ये फॉरेन फंडिंग का केस है जिसको ममनुआ फंडिंग कहना चाहिए। फराह खान साहब का भी बड़ा शोशा हुआ था, उनके खिलाफ गए नहीं है लोग, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया तक था। बैरियर टाउन से रिश्ता जोड़ता है भाई, जिनके रिश्ते हैं, जिनके बड़े बड़े मतलब है, जिन्होंने अपनी सियासत को, अपने कारोबार को उससे देने के लिए इस्तेमाल किया, मनी लॉन्डर करके उन्होंने जी एवन फील्ड्स खरीदे, बड़ी बड़ी जायदादें बाहर बनाई, अपने बेटों को, बेटी को और अपने किस किस को नवाजा। उन लोगों के ऊपर वो करप्शन होती है। इमरान खान पे करप्शन ये कि जी 1.5 अरब रुपए के फंड, जिसमें से ज्यादातर फंड मेरे ख्याल में 90% जोड़े उसको बैठकर, वो सारे के सारे हमारे मेहनत कश पाकिस्तानियों ने दिए। $50 दिया, $100 दिया। मैं यही तो कह रहा था सर, तकरीबन 31 करोड़ का डिफरेंस है। अच्छा सर, मुझे ब्रेक लेना है। अजहर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वापस साहब से सवाल करेंगे कि ये जो मामला उठाया जा रहा है कि जनाब ये सारा फंड जो दिया गया था, क्योंकि खान साहब का पूरी दुनिया में सियासत में आने से पहले जो नाम था, जो एक फेम था, एज अ क्रिकेटर तो था, लेकिन नोबल काम बहुत ज़्यादा करते थे, कैंसर अस्पताल चलाना, बहुत सारी चीज़ें कराना। हम अगर भारत की भी बात करें तो उनके जो टॉप के एक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जनाब खान साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी नोबेल के वाले से वो काम करते हैं, इंसानियत के वाले से काम करते हैं। तो लेकिन ये कहा जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब ये आपने काम किया फलाही कामों के लिए, लेकिन आप इसको ले गए पॉलिटिकल फंड्स रेजिंग की तरफ लेके चले गए। इस पर ही बात करेंगे। और जनाब आर्टिकल 209, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है आर्टिकल 209 के तहत, इस पर मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर ज़िया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अजहर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीकी साहब ये बताइएगा, आज एहतजाज भी किया गया वही इलेक्शन कमिश्नर को
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा भी किया गया। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, ये प्रेशर डालने से या जुडिशल रेफरेंस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है? सलमान साहब, एक बात तो यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में अगर देखा जाए तो एक तरह से जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिटर्डेंट ही कर दिया गया है। हालांकि वो ओपन एंड शट केस था, कई हालात के ना उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह होने दी। आपको पता है कि एफबीआर की रिपोर्ट भी आ गई थी और वो मनी सोर्स और बाकी चीजें नहीं साबित हो सकी थी। अब इसके अंदर तीन चीजें तो ऐसी हैं, बुनियादी तौर पर देखें, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, और दूसरा है मिसकंडक्ट। अब मिसकंडक्ट को अगर देखा जाए तो ये जुडिशियल मिसकंडक्ट तो बनता है। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन तारीख में इतने बड़े बड़े, मैं लफ्ज ब्लंडर कह रहा हूं, कैसे इस्लामाबाद के हवाले से कई केसेस आए जिसमें 62(1)(f) के जरिए नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं है और उन्होंने ये कोर्ट कर दिया, वो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दी जजमेंट्स। फिर उसके बाद आपने देखा कि 5 मखसूस नशिस्तों का मामला आया, इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं। मैं जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, इस मौजूदा गवर्नमेंट को फेवर देने के लिए क्या किया, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया और पीएमएलएन के वकील तो थे ही थे। यानी आप अंदाजा लगाएं इस हद तक जा सकते हैं। फिर अभी रिसेंट आपने देख लिया कि ये कोई शोकाज किए बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया और इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। मुनासिब यही होगा कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला वापस ले, शोकाज दे, शोकाज के बाद ये मुनासिब फैसला सुनाए। मोहम्मद असलम मलिक है कनाडा से, उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया है बाकायदा, मैंने आज लिख दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस पे कॉग्निजेंस ले, जो कि आर्टिकल 209 के तहत आना है। 2 असेंबलियों के करारदादें पास हो गई, पंजाब असेंबली से और केपीके से थे, तो ये भी उनके ऊपर एक तरह से डिससैटिस्फैक्शन है। दो बड़ी सूबों ने करारदाद और ये सीट से क्यों चिमट के रह रहे हैं। तो सर, ये 209 जो है वो क्या कहता है? ये यही कहता है कि आइन की खिलाफ वर्जी, यानी जिस ओथ के तहत आप ओथ, मतलब उस तरह तो ओथ नहीं होता है, लेकिन आप जिस तरह से बिस्मिल्लाह करके अगर आप काम शुरू करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी, जानिबदारी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इस चीज को अगर आप प्रमोट करते हैं एक सरकारी कुर्सी पर बैठ के, तो फिर आपके लिए मसाइल क्रिएट होते हैं। 209 में ये इसी के सारे मामला हैं। जी बिल्कुल, यही तो मिसकंडक्ट है ना, यही तो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। और कई और चीजें हैं, मैंने मिसाल के तौर पर पीडीएम के लोग मिलने के लिए गए, उन्होंने आके कहा, हमने उनको कहा कि फैसला सुनाए जल्दी, और आपने उसकी बात मानते हुए फौरन आपकी तरफ से रिबटल कोई नहीं आया। ये एक ऐसा मौका है। और एक मैं बात और आपको बता दूं, यानी उसके देखिए सिर्फ यही नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करो। क्यों भाई? आपके पास आर्टिकल, आपका दायरा इख्तियार आर्टिकल 6 के बाद खत्म हो गया, आप कौन होते हैं? ये अगर फॉरेन फंडिंग मामला देखना है, ये तो वफाकी हुकूमत का। आप कह रहे हैं आर्टिकल 17 में चले जाए, क्यों चले जाए आर्टिकल 17 के अंदर? आप कौन है? यहां से पदरीती बड़ी वाज़ेह तौर पर यहाँ है। और ये तो बेस्ट केस है अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप कर ले। एक और बात बता दूं आपको, आर्टिकल 17 के तहत अगर मामला को आप देखेंगे, मेरी नजर के मुताबिक तो पार्टी की डिसोल्यूशन का मामला बनता नहीं है। अगर चलें फर्ज करें, बड़ा शौक है गड़ा खोदना है तो गड़ा खोद लें, उसके बाद क्या होगा? अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी डिसबैंड कर दें, तहलील कर दें, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, आपको फॉरेन इलेक्शनों की तरफ जाना पड़ जाएगा। यानी क्या होगा? अब कौमी असेंबली की सीटें सारी खाली होगी, पंजाब में से मेजोरिटी गई, केपीके में से मेजोरिटी गई, सिंध असेंबलियों में से सीटें चलेगी, इतना बड़ा इलेक्शन आप कैसे कर सकेंगे? कौमी असेंबली तो ऑलमोस्ट खाली है ना, वो तो सिर्फ हुकूमत ही है वहां पे। 135 सीटें हैं वो तो वैसी खाली में उनकी, जो उन्होंने देखिए ना, आप यहां से अंदाजा लगा लें। और एक और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो 62(1)(f) के हवाले से। मैं चाहूंगा मैं वो भी बता दूं, 62(1)(f) बेसिकली बात करता है आपकी जात की हद तक। नवाज शरीफ ने उनके पार्टी के पैसों से या उस हवाले से वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो हुए थे, अकामा लिया, बेटे की तनख्वाह ले रहे थे, किसी महीने में कोई तनख्वाह ना ली, तो उन्होंने कहा मुझे बेटे की तनख्वाह ना लेने पे। भाई आपने झूठ बोला, आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया ना। अगर आपने दूसरी शादी की होती वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता आपको। जी बिल्कुल। अब इमरान खान साहब ने तो जो उनका नॉमिनेशन पेपर के अंदर है वो डिस्क्लोज, अब मजाक ये है, देखें
इतने परेशान है। 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं, तोशा खाना में जी आपने डिक्लेयर नहीं किया। तोशा खाना के डिक्लेयर नॉमिनेशन पेपर के बाद की बातें हैं, वजीर आजम आने के बाद है। जिस वक्त वजीर आजम बने उस वक्त जो नॉमिनेशन पेपर दिए थे उसके मुताबिक हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं। और 62(1)(f) पे मैं चैलेंज करता हूं कि इमरान खान साहब तो इस मामले में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अच्छा सर, मैं इसका सियासी पहलू, क्योंकि सियासी मामला बेहतरीन तज्जिया करते हैं आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, बताइएगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था मुबश्शिर ज़ैदी साहब, उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा जनाब अगले इलेक्शन में या 3-4 साल तक गालिबन, अगर मैं सही हूँ, जो मैंने अभी देखा है ब्रेक में, वो खान साहब को अगले इलेक्शंस तक नहीं लेकर आना है। और ये वो कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, इट्स नॉट अ, मतलब वो तज्जिया नहीं है, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये इनके पास इन्फॉर्मेशन है। अब वो कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरह से आई, ये खैर वही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन आपको क्या लगता है सर, ऐसा हो रहा है, हल्कों में ऐसी बातें चल रही हैं -1 की? देखिए, बड़ा एक कहते हैं पुरानी ख्वाहिश है ये लोगों की कि फला को -1 कर दें, फला को -1 कर दें। बात सूरतों में एप्लीकेबल भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान के केस में ये ख्वाहिश पूरी होती हुई, ये मंसूबा पूरा होता हुआ जो है मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि हर चीज की एक वजह होती है। पाकिस्तान में माना कि बहुत ज्यादती होती है, माना कि इंसाफ नहीं मिलता, अंधेरी नगरी है, यहाँ पे बड़े से बड़ा मुजरिम जो होता है वो बड़े आराम से निकल जाता है। लेकिन इतना भी अंधेर नहीं होता कि एक ईमानदार आदमी को, एक ऐसे सियासतदान को जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सियासतदान है, वफाक की अलामत है, आप उसको कहते हैं ना दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल होगा। अब जैसा कि मेरे ख्याल में अजहर साहब ज्यादा अच्छा हिसाब किताब में, मेरा तो हिसाब बहुत कमजोर है कि इस 1 अरब 64 करोड़ रुपए का इन पे इल्जाम लगा हुआ है, ठीक है ना, फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का, उसमें से 31 करोड़ रुपए की जो रकम है वो क्वेश्चनेबल है जी। और वो भी इसलिए क्वेश्चनेबल है कि जी उसको बनाया गया क्वेश्चनेबल, वरना इतनी बात बनती नहीं है। तो 31 करोड़ कुछ भी नहीं होते खुद, जबकि आप देखें कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन पर 2 मुख्तलिफ केसेस में तकरीबन 30 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन का इल्जाम है। 30 अरब रुपए, कहाँ 31 करोड़, और वो भी एक जबरदस्ती का इल्जाम है, उसमें कोई करप्शन नहीं है। इमरान खान अपने घर नहीं ले गए, वो तो सर सिर्फ ये वो कि वो 1 अरब 33 करोड़ का उन्होंने हिसाब दे दिया है, और बाकी जो पीछे बचते हैं वो 31 करोड़ बचते हैं, जो मेरे पास ये पेपर्स रखे हुए हैं। 31 करोड़ का उन्होंने कह दिया भाई ये आप साबित नहीं कर सकते। मैंने वही कहा, 1 अरब 64 करोड़ में से 31 करोड़ क्वेश्चनेबल है। आप तसव्वुर कीजिए, आप मतलब हिमाकत की कोई मतलब इंतहा होती, इतना फ्लॉड डिसीजन ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया। इसके बाद एक भरपूर मौका था, इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लग रहा था कि जी आप गैर जानिबदार नहीं है, आप जानिबदार हैं, आप हुकूमत वक्त की धुन पर और तान पर नाचते हैं। तो उनके पास मौका था कि दिखा सकते थे कि जी हम जानिबदार नहीं है और हम बड़ा अच्छा फैसला करते, आप ईमानदाराना फैसला करते। इन्होंने एक कमजोर फैसला किया, जो कहीं जो आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इमरान खान को आप कहते हैं ना उनको सियासत से माइनस कर दें, या आप जो है उनकी जमात को लिक्विडेट कर दें, पाबंदी लगा दें, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इल्जाम की नौयत इतनी बेचगाना है। अब वो ठीक है, एक हुकूमत नवाज एक मीडिया है, वो बड़ी कहते हैं खाक को गर्द उड़ा रहा है कि जी पता नहीं क्या क़यामत बर्पा हो गई, कैसा खौफनाक फैसला आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर भी झोल है और आगे जाके फैसला होना है। असल मामला तो कोर्ट में होना है, यहाँ पर तो मतलब है कुछ भी हुकूमत, अच्छा हुकूमत भी अपना शौक पूरा कर ले, वो मजीद इस मामले में आप देखिएगा कि इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान की मुजाहिमत की सियासत जो है वो सलमान साहब ज्यादा बढ़ेगी। और लोग इतने ज्यादा इस वक्त मतलब है कि उनको पता है कि इस मुल्क में क्या ज्यादतियां हो रही हैं, किस तरह से मतलब माशी बुरान पैदा किया गया मसनूई की। जब हुकूमत जो थी, पीटीआई हुकूमत जो थी, चीजों को सही सिमत में लेके जा रही थी, आपने एकदम गाड़ी को पटरी से उतार दिया। उसके बाद से एक खुसाख्ता बुरान पैदा किया गया, खुद ही उस बुरान को ठीक भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मतलब लोगों को समझ में आता है ये 1990 की दिहाई नहीं है, 21वीं सदी में 20वीं सदी की सियासत नाकाम होगी, आप देख लीजिएगा, और पूरी तरह नाकाम होगी। अब ये एक मतलब इमरान खान फैक्टर जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है, आप इसको माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान फैक्टर से मैं मुराद सर सियासतदान को अगर प्रैक्टिकली माइनस भी कर देना सर, तब भी उसके नजरिए को माइनस, जो इस दुनिया से चले गए उनका नजरिया चल रहा है सर, अभी तक उनका नाम चल रहा है, उनके नाम पे वोट चल रहा है। मौरूसी सियासत जो है वो इस मुल्क में भी इंशाल्लाह आप देखिएगा आखिरी दमों पर, आखिरी लबों पर है। यकीनन इमरान खान को अपनी भी पार्टी में करना पड़ेगा कि वो ये यकीनी बनाए कि जो उनके अपने रहनुमा हैं, उनके
रिश्तेदारों को सीट्स ना मिल रही हूँ, बल्कि एक ईमानदार किस्म के जो उनका पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन वो भी मजबूरी है। वजह ये कि हमारे यहाँ 60% सीट्स जो है नेशनल असेंबली की डायनेस्टिक है। रूरल एरियाज की सारे बड़े जागीरदार और नवाब और ढिमका लोग करते हैं। तो आपको अपने हमें इस्लाहात की जरूरत है बड़े पैमाने पे, ताकि इस फ्रॉड जमहूरियत से हमारा कहते हैं छुटकारा हो, पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत आए। और ये जो एक आम आदमी, एक आम मेहनत कश, एक आम मजदूर, वो लोग भी जो है असेंबलियों में जा सकें, वो भी सेनेट में जा सकें, मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा शरीफ आदमी भी जा सके। जरूरी है कि नुमाइंदा होने के लिए आपको माश हो और आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीस हो, तभी आप असेंबली के मेंबर बनेंगे, तभी आप सर मुझे ब्रेक लेना सर, गुजारिश है ब्रेक लेना सर मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सर कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब कोशिश करने की जानना चाहिए हम लोगों को। पहला सवाल तो ये कि जनाब अगर खान साहब को लेट सपोज अगर माइनस करने की जो बातें की जा रही हैं या उनको माइनस कर दिया जाता है, तो फिर पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बाद तो शहबाज शरीफ हैं, मरियम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मामला थे। भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो थी, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये लोग मौजूद थे और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर खान साहब को माइनस कर देते हैं तो ये लेगेसी आगे कैसे चलेगी? इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है? शोकॉज नोटिस का जवाब दिया जाएगा, मामले को पहले अदालत में चैलेंज किया जाएगा? देखिए बुनियादी तौर पर 3 रेमेडीज हैं जी। एक तो ये शोकॉज नोटिस का जवाब दिया जाएगा और भरपूर तरीके से इलेक्शन कमीशन का बायस होने के हवाले से ये सारे सवालात का जहां मामला उठाया जाएगा, उसमें फिर इस अगर ये शोकॉज की जगह ये जजमेंट है वो कह रहे हैं तो इस जजमेंट को चैलेंज किया जाएगा। तीसरा जो ओवरसीज के हवाले से मामला हैं, ओवरसीज खुद पाकिस्तान में आकर ये मामला चैलेंज करना चाहते हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का जो डेफिनेशन सेक्शन है और जो ऑर्डर जो आर्टिकल 15 है जिसके अंदर कहा है पोर्शन ऑफ द फंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। अब ये लैंग्वेज इतनी वेग है, ये कॉन्फ्लिक्ट करती है आर्टिकल 17 के साथ, इसको अलग सेपरेटली चैलेंज किया जाएगा। मैंने इसके ऊपर ओपिनियन लिख के काफी डिटेल में खान साहब तक भिजवा दिया है, अपना तकरीबन को 30-32 सफ़ों को मुख्तलिफ ऑप्शन सामने रखी हैं। वहां बैठ के आप ये फैसला करना है इसको क्या लेके जाना, लेकिन हर फोरम पे इसको लड़ा जाएगा और कहीं भी पीछे नहीं हटा जाएगा इस मामलात में, क्योंकि ये आईनी और कानूनी हक है। इलावा जी जो अगली जो बात है ना, एक और मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तैनाती को चैलेंज किया था कि वो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिक स्ट्रेंथ नहीं है रूल 39 नेशनल असेंबली रूल्स के तहत। अभी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए थे, अपना स्पीकर ने उनको गैर कानूनी तौर पर बना लिया और ये अपोजिशन लीडर है नहीं, यानी वो असेंबली के अंदर बैठकर कहते मैं अपोजिशन लीडर हूं, कहते और बाहर में मैंने इलेक्शन लड़ना है PMLN के। दिलचस्प बात है, ये बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ आप। पूरी दुनिया के अंदर अपोजिशन लीडर का रोल होता है अकाउंटेबिलिटी। अपोजिशन लीडर ने अकाउंटेबल, आप अंदाजा लगाएं बजट बड़े आराम से पास हो गया, नैब की अमेंडमेंट बड़े आराम से पास हो गई और उसके बाद आप ओवरसीज के हवाले से जो मामला था वो भी कोई भी आवाज आपने सुनी नहीं है। और चेयर पर नैब देखिए रातों के बंद कमरे के अंदर बैठकर ये सारा और आगे बड़ा खतरनाक काम है कि ये फर्ज करें गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो अपोजिशन लीडर की मुशावरत के साथ केयरटेकर बनेगी। बिल्कुल ये बात है सर मैं ये अगर आमिर ज़िया साहब से, क्योंकि टाइम की मेरे पास किल्लत है, आमिर ज़िया साहब आपके फाइनल कमेंट्स। एक तो चीज ये कि सर ये जो केयरटेकर बनेगी जो अभी बात बताई, ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि वही जिन्होंने नून लीग के साथ टिकट पे आगे इलेक्शंस लड़ना है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है नून लीग के खिलाफ। देखिए इस सिस्टम में रहते हुए अगर इस जाली असेंबली के जरिए, अधूरी असेंबली के जरिए आप जो है केयरटेकर लेकर आते हैं तो मामला नहीं बनेगा, नाकाबिल कबूल होगा वो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, मेजॉरिटी के लिए भी और खुद PTI के लिए भी जो इस वक्त जो है अब डिसेंट की आवाज है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी, जाली ओपोजिशन के साथ आप जो है आप केयरटेकर नहीं ला सकते। हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा, हमारे इदारों को किरदार अदा करना पड़ेगा, दलिया को किरदार अदा करना पड़ेगा, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तान फौज को किरदार अदा करना पड़ेगा कि जब तक अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान मजबूत हो, तो यहाँ पर एक नुमाइंदा हुकूमत हो। भारत में देखें 2014 से लेकर आज तक मोदी जो है, मोदी सरकार मजबूती से चला रही है मुल्क को, एक कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है।
वो हॉकिश है, मजबूत लीडर है, उसने हिंदुस्तान को किधर लेके जा रहा है। और वो उन्होंने कश्मीर पे जो है मतलब यूनियन टेरिटरी को शामिल कर लिया के नाम पर। तो आपको भी एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है, आपको एक ताकतवर लीडर की जरूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इन लोगों के साथ जो कॉम्प्रोमाइज है, जिनपे खुद अरबों रुपए की बेईमानी की, धांधली की, मनी लॉन्ड्रिंग की, लूटमार की इल्जामात हैं, उस पर आप पाकिस्तान को मजबूत नहीं बना सकते। आपको एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए तो आपको ईमानदार लीडरशिप। हम खेलने को पाकिस्तानी अवाम चांद सितारे नहीं मांगते, वो कहते हैं एक लीडर ऐसा हो जिसमें कॉमन सेंस हो और जो ईमानदार हो। तो ये कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं है पाकिस्तानियों की, 22 करोड़ अवाम की। और ये जो आपने एक सवाल छोड़ा था ना जाते हुए कि जी इमरान खान के वारिस कौन होंगे, देखें कायद आजम के वारिस हों या किसी भी सियासी रहनुमा के वारिस, वो आपको बिलावल हाउस और वो जाटी उमरा में नहीं मिलेंगे। वो आपको हमारी कहते हैं ना, वो हमारे दहकानों में से होंगे, हमारे मजदूरों में से होंगे, हमारे मुतवस्सित तबके के अफराद में से होंगे। हमारे 22 करोड़ अवाम जो है वो इस पाकिस्तान के वली वारिस हैं। वो कोई खानदान नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। आपको ये 20वीं सदी का माइंडसेट हमें खुरच कर फेंकना है। हमें पढ़े लिखे ईमानदार लीडरशिप के लिए जब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे, एज ए मिडिल क्लास पर्सन, मैं खुद मुतवस्सित तबके से हूँ, आप हैं, हमारे जो और मेहनतकश लोग हैं जो अपने मेहनत से कमाते हैं, लूट मार नहीं करते, कमीशन लेके नहीं कमाते, वो इधर से उधर पैसे करके नहीं कमाते। जब तक आप ऐसी लीडरशिप नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक आप पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। तो इमरान खान को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ना उनके चाहने वालों को। उनके जो इमरान खान फैक्टर की जो मैं बात करता हूँ, वो इमरान खान पाकिस्तान का अवाम है कि जो चाहते हैं इस मुल्क में ईमानदार लोग जो हैं वो क़यादत में आए और पाकिस्तान की रहनुमाई वो लोग करें कि जिनके किरदार पे कोई अंगुश नुमाई ना कर सके और असल नुमाइंदगी हो अवाम की। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अब देखना ही है कि हुकूमत ने जो ये फैसला किया है कि अब रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, ये आशूरा के बाद भेजा जाएगा, इसका क्या हल निकलता है। क्या एक बार फिर से पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश हुकूमत की जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि अब ये आपने जिस तरह की सियासत करनी है ये नहीं चलेगी, एग्रेसिव सियासत करनी है। लेकिन क्या एग्रेसिव सियासत खुद नून लीग के गले में आने वाले वक्तों में आने वाली है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।